बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस एंड फन 9 10th 11 12 पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज रीमा घई और मैं इस चैनल पे आप लोगों को पढ़ाती हूँ SST, दिल और दिमाग से बिल्कुल। और ये इस सेशन का पहला वन शॉट होने वाला है। और जब से मैंने YouTube पे पढ़ाना शुरू किया है, ये पहला चैप्टर भी होने वाला है जो मैं वन शॉट पढ़ा रही हूँ हिस्ट्री का। अभी तक मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन मैराथन्स में कराया है, पार्ट्स में कराया है, लेकिन वन शॉट ये पहला होने वाला है पूरे यूट्यूब पे मेरा। तो आई होप आपको पूरा समझ में आएगा एंड दैट्स वाई आई आई विल बी ट्राइंग कि मैं एनसीईआरटी बेस्ड रखूं इसको, लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करूं, ताकि अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं और बाद में भी पढ़ रहे हैं तो आपकी कोई भी चीज बीच में रह ना जाए, छूट ना जाए। तो एक एक चीज कवर की जाएगी, एक एक टॉपिक कराया जाएगा और साथ ही साथ एक एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन को भी लिया जाएगा। तो जल्दी से पहले तो आप सेशन को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में अपनी हाजिरी लगा दीजिए प्रेजेंट मैम की, और अपनी एनसीईआरटी की किताब हाथ में लेके बैठ जाइए। और 2x पे तो आप कर ही रहे होंगे क्योंकि ये रिकॉर्डेड वर्जन है, तो बस 2x पे कर दीजिए। बीच में जहां जहां क्वेश्चन पूछूंगी वहां वहां आपको कमेंट्स में जाके आंसर देना है, और जो भी कमेंट्स इसका भी सही होगा, आंसर सही होगा, उसको मैं साइंस एंड फन की तरफ से हार्ट दूंगी उसके कमेंट पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपका सबसे पहला हिस्ट्री का चैप्टर, दी फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इस चैप्टर की डिमांड बहुत ज़्यादा थी मेरे इंस्टाग्राम पे पढ़ रहे बच्चों की, मेरे यूट्यूब पे पढ़ रहे बच्चों की। तो आई थॉट व्हाई नॉट टू मेक लाइक अपना एंट्री सेशन की मारती हूँ सीधा हिस्ट्री के चैप्टर से। और ये चैप्टर बहुत ही प्यारा भी है, बहुत ईजी भी है, बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन हम पढ़ते क्यों हैं? हर एक बच्चे के दिमाग में ये सवाल तो आता होगा, यार हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया की हिस्ट्री पढ़ा नहीं रहे हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा रहे हो, ऐसा क्यों? तो बच्चों, ये जो रेवोल्यूशन है ये बहुत यूनिक रेवोल्यूशन है। ये रेवोल्यूशन पूरे वर्ल्ड में फेमस हुई क्योंकि यहाँ पे ऑर्डिनरी सिटीजन्स ने मिलके उठा पटका था मोनार्की को। कैसे, क्या क्या उसके इवेंट्स हुए, ये सब आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। और इस चैप्टर की शुरुआत भी बड़े अजीब ढंग से होती है, उसी तरह होती है जैसे बाहुबली में होती है कि भैया कटप्पा बाहुबली को मार देते हैं। अब कैसे मारा, क्या हुआ, वो आपको फिर बाद में बताया जाता है। तो सिमिलरली एक फ्रेज से शुरुआत होती है इस चैप्टर की, जहां पे आपको बताया जाता है कि जुलाई 1789 में एक बेसाइल टूटता है पेरिस में, और वो एक्चुअली एक र्यूमर बेस्ड होता है, और वहां के लोग बगावत करते हैं अपने राजा के साथ कि हम इनको डिसओबे करेंगे तो बेसाइल को तोड़ देते हैं। बेसाइल मतलब जेल। ये पूरा फ्रेज अभी आगे आने वाला है, तो इस पे इतना ध्यान ना देते हुए शुरुआत करते हैं सबसे पहले वही इंट्रोडक्शन की कि 1789 में सुबह के टाइम पे एक अफवाह आती है कि जो सिटी है पेरिस की, वो एक टर्मोइल में है, एक बुरे समय में है। मैं फिर बता रही हूँ, ये बीच का एक पैराग्राफ है, कहानी अभी शुरू नहीं हुई है, ये कहानी का बीच का एक पैराग्राफ है। तो भैया 1789 में एक इमरजेंसी का स्टेट लगा हुआ है, जहां पे जो राजा है उसने आर्मी को कमांड किया है कि जाओ, जाके फैल जाओ और ऑर्डिनरी सिटीजन जो बगावत करने की सोच रहे हैं उनको रोको। र्यूमर्स, अफवाहें जो फैली, इसकी वजह से सिटीजन्स में एक डर बैठ गया कि अरे ये तो हमें कहीं मार ही ना दे। मेन एंड वुमेन बोथ डिसाइडेड टू फॉर्म पीपल्स मिलिशिया। पीपल्स मिलिशिया का मतलब है लोगों की अपनी एक मिलिट्री, और गवर्नमेंट के रूल्स तोड़ेंगे। मिल के ऑर्डिनरी सिटीजन्स ने सोच लिया भैया। तो बेसाइल कमांडर वॉज किल्ड, और ये सारे लोग ग्रुप बना के गए जेल के बाहर, वहां के कमांडर को मार दिया, और वहां के जो प्रिजनर थे, जो वहां के कैदी थे, उनको रिलीज कर दिया। द बेसाइल वॉज हेटेड बाय ऑल एज इट स्टूड फॉर द ऑटोक्रेटिक पावर। ऑटोक्रेटिक पावर का मतलब क्या होता है बच्चों? पावर ऑफ द किंग, राजा की पावर। देखिए एक बात और, आपको ये पीपीटी टेलीग्राम चैनल
जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमारे ऐप पे मिल जाएगी। तो कृपया बस अपनी एनसीईआरटी को खोले रखें और मार्क करते रहें, कुछ लिखे मत। ये ना लिखे कमेंट्स में मैम आप आगे अड़ रहे हो, मैम आप ना बस पढ़ रहे हो। मेरा मकसद यही है कि मैं आपको एक एक लाइन एक एक वर्ड पढ़ाऊँ, क्योंकि मैं अपनी तरफ से गाती रहूँगी, आप कहोगे मैम आपने तो ये लाइन नहीं बताई, ये मिस हो गया मैम। तो मेरी कोशिश यही रहेगी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँ। ठीक है मेरे बच्चों, 9th में आए हो वैसे ही एकदम से भयंकर सी रखले रखती है 9th, तो इजी बनाएंगे आपकी 9th को। सो द नेक्स्ट डे पेरिस एंड द कंट्री साइड बोथ सॉ एक्सट्रीम टर्मोइल। टर्मोइल को मतलब हिंदी में बोलते हैं भंवर, यानी कि बहुत ही अजीब सा माहौल हो गया पेरिस में। द जनरल पब्लिक वॉज प्रोटेस्टिंग अबाउट द हाई वैल्यू ऑफ ब्रेड। यहाँ ब्रेड का मतलब फूड से है, ब्रेड का मतलब वो ब्रेड नहीं है जो आप खाते हो, यहाँ पे ब्रेड का मतलब खाने से है। दिस लेड टू अ चेन ऑफ इवेंट्स, और जिसकी वजह से जो राजा था फ्रांस का उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस, यानी कि मार दिया गया था। लेकिन कौन राजा, कैसा राजा, वो राजा कैसे बना, क्यों मरा, ये सब कहानी तो अभी शुरू होने जा रही है बच्चों। और वो है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, और फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम एनसीईआरटी। आओ शुरू करते हैं बच्चों। तो क्या हुआ, 18th सेंचुरी के दौरान फ्रेंच सोसाइटी 3 भागों में बटी हुई थी। कितने भागों में, 3। मेरे साथ बोलना है, ये नहीं लगना चाहिए ऑनलाइन बैठे हो, ऐसा लगना चाहिए मेरे सामने बैठे हो तुम लोग। कितने भागों में, 3 भागों में बटी हुई थी। तो बच्चों इन ग्रुप्स को बोला जाता था स्टेट्स। स्टेट्स नहीं स्टेट्स, ई भी लगता है। ये 3 टाइप थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेट के बारे में। फर्स्ट स्टेट में आते थे क्लर्जी लोग। क्लर्जी लोग वो लोग हुआ करते थे बच्चों जो बिलोंग करते थे चर्च ऑफिशियल से, यानी कि किसी भी तरह से वो चर्च से जुड़े होते थे। यानी कि वहां के पादरी हो सकते हैं, पादरी मतलब फादर, पादरी हो सकते हैं, वहां के कन्फेशन लेने वाले हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, वो होते हैं क्लर्जीज, फादर्स, अदर मेंबर्स ऑफ द चर्च। सेकेंड स्टेट में आते हैं बच्चों नॉबिलिटीज। अब ध्यान से सुनना, नॉबिलिटी जो है वो सेकेंड स्टेट में है, और ये एक हेरिडेटरी पोजीशन है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम अभी रीमा घई है, मतलब पैदा हुई थी तो रीमा चावला था, फुल नेम रीमा चावला। तो ये चावला मुझे कैसे मिला था, मेरे पिताजी से मिला था। उनको कहाँ से मिला था, उनको अपने पिताजी से मिला था। ये एक हेरिडेटरी चीज होती है जो पैदा होते ही मिल जाती है। लेकिन नॉबिलिटी वॉज नॉट लाइक अ सरनेम। वो क्या थी, एक टाइम पे ऐसा हुआ था, कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को एक ओहदा दे दिया कि आप लोग हो नॉबल्स। नॉबल्स को बेसिकली रॉयल पीपल भी कहा जाता है, कि आप लोग हो नॉबल्स, और आगे से उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो नॉबल्स बनते ही चले गए। एक और बात बच्चों, नॉबिलिटी को हम परचेज भी कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। कैसे खरीद सकते हैं, अगर हम वेजेस, अब टैक्सेस बहुत सारा पे करेंगे राजा को, तो वो हमें नॉबल्स में डाल देगा। इससे आपके 2 सवाल आएंगे मन में। पहला कि ऐसे तो सभी अमीर लोग नॉबल्स बन जाएं, लेकिन सब नहीं बनते बेटा। क्या अब मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं करप्शन से ही हर काम करती हूँ? नहीं, ये अपनी चॉइस भी होती है। और दूसरी बात आप ये बोलोगे कोई नॉबिलिटी बनना चाहेगा क्यों, ऐसा क्या है भैया नॉबल बनने में, तो वो अभी आपको पता चलेगा। जस्ट वेट एंड कीप वॉचिंग। एंड हेंस अ पर्सन कुड गेट नॉबिलिटी बाय बर्थ। लेकिन नए मेंबर्स भी अवॉर्ड किए जाते हैं नॉबिलिटी से बाय पेइंग heavy taxes. So nobility could be purchased as well. It is hereditary and could be purchased as well. नेक्स्ट इज थर्ड स्टेट। तो बच्चों थर्ड स्टेट में ना और 3 कैटेगरीज थी। पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी और तीसरी कैटेगरी। फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। देखो बड़े बड़े बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, ये सारे के सारे आते थे पहली कैटेगरी में, पहली कैटेगरी में। उसके बाद पेजेंट्स, आर्टिशियंस, ये आते थे सेकंड कैटेगरी में। बेसिकली ये हो गया पुअर, मिडिल क्लास और रिच कैटेगरी मान लो आप। उसके बाद और छोटे पेजेंट्स, लैंडलेस लेबर्स, सर्वेंट्स, ये सब आते थे थर्ड कैटेगरी में, एंड वर कंसीडर्ड एज द लोएस्ट इन द ग्रुप ऑफ थर्ड स्टेट पीपल। मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड, अब देखो
आपके मन में आया था ना सवाल कि नोबल्स क्यों बनना चाहेंगे। एक ना फ्रेंच सोसाइटी में प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि जितने भी टैक्सेस होंगे वो पे किए जाएंगे थर्ड स्टेट के लोगों के द्वारा। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को कुछ भी पे नहीं करना है, एकदम चिल बैठना है, एकदम तलवे चाट रहे हैं बस राजा के, और उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सारा का सारा टैक्स कौन देगा? थर्ड स्टेट के लोग, चाहे वो टिथे हो चाहे वो टेली हो। अभी बताते हैं ये क्या होता है। साथ साथ दे हैड सर्टेन प्रिविलेजेस इन एडिशन टू फीडियल प्रिविलेज। फीडियल प्रिविलेज का मतलब होता है एक ऐसे टैक्सेस जो पेजेंट्स पे करते हैं। दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस। फर्स्ट और सेकंड स्टेट क्लर्जीज को कोई भी तरह का टैक्स नहीं देना होता है, कोई भी तरह का टैक्स। सारा का सारा टैक्स का बर्डन किस पे आता है बच्चों? थर्ड स्टेट पे। नाउ व्हाट इज टिथिस? टिथिस इज अ टाइप ऑफ टैक्स दैट इज कलेक्टेड बाय द क्लर्जी, द चर्च वाले पीपल। ये लोग जो पेजेंट से टैक्स कलेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं तिथे। और टेली एक तरह का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स है जो रोजमर्रा की चीजों पे इम्पोज होता है, लगाया गया होता है। देना किसने है? दोनों के दोनों टैक्सेस देंगे कौन? बोलो, तुम लोग बोलो। थर्ड स्टेट के लोग। हाँ, मम्मी को लगना चाहिए अरे ये फोन देखते देखते क्या बोल रहा है, समझ रहे हो? ठीक है जी। लिवरे क्या है? लिवरे वॉज द करेंसी ऑफ फ्रांस दैट गॉट डिसकंटिन्यूड इन 1794। जैसे हमारे यहाँ रुपया है, रुपी, वहां पे थी लिवरे। ओके जी। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। अब एंट्री होती है हमारे प्यारे राजा की। प्यारे तो बिल्कुल भी नहीं थे खैर वो। लुई 16। लुइस 16 ये बिलोंग करते थे बर्बन फैमिली से। बर्बन एक डायनेसिटी, एक राजघराने, एक पीढ़ी का नाम है। ठीक है जी। अब ये बन गए जी फ्रांस के रूलर। कब बने? 1774 में बने। बाय दैट टाइम लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर, लंबी लंबी लड़ाइयां हो गई। अपने राजघराने, अपने पैलेस को मेंटेन करने के लिए जो खर्चा किया वो, इससे क्या हो गया? अच्छा, वर्सलीज एक जगह है, पैलेस ऑफ वर्सलीज, यानी कि वर्सलीज एक जगह है जिसमें उनका पैलेस है। यहाँ पे ये सब में खर्चा करते करते उनका सारा खजाना खत्म हो गया। इन एडिशन टू दिस, हेल्पिंग ड्यूरिंग द, अब वॉर में हेल्प कर रहे हैं भैया वो, इंडिपेंडेंस में, जिससे उनको उधार भी लेना पड़ा। कितने का? 2 बिलियन लिवरे का। अब बच्चों, अगर उधार लोगे, फ्रेंडली उधार तो था नहीं, टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो भैया क्या होता है, ये पहले पिक्चर देख लेते हैं। ये पिक्चर दिखाती है स्पाइडर एंड द वेब। देखिए यहाँ पे स्पाइडर एंड द फ्लाई दिखा रही है। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है एक गरीब आदमी जो पैसा तो दे चुका है एज अ टैक्स, फ्रूट्स, मनी, सैलड, ग्रेन, जो उसके पास है वो दे रहा है। और यहाँ बैठे हुए हैं मोनार्क जी, जो सब एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, सॉरी एक्सपेक्ट नहीं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ये लाचारी दिखाई जा रही है उसकी। और साथ ही साथ यहाँ पे दिखाया जा रहा है इतना सारा इसके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है सामान, लेकिन द मोर द डेविल हैज, द मोर ही वॉन्ट्स। जितना डेविल को दोगे, जितना उसके पास होगा, उतना ही उसको और चाहिए होगा। वो लालची होता है। ठीक है मेरे बच्चों, ये पिक्चर है स्पाइडर एंड द फ्लाई की। मैम पेपर में आई थी, क्या दिखाएं? डिस्क्रिमिनेशन दिखाएं या फिर बोले स्पाइडर एंड द फ्लाई की है? तो बच्चों जो ये लिखा होता है ना, फिगर का नंबर और उसका मतलब, उसका नाम, वही आपको एमसीक्यू में टिक करना होता है। तो आंसर में आएगा स्पाइडर एंड द फ्लाई। ठीक है मेरे बच्चों। चलिए, अब क्या हो गया, जिन भी लोगों ने लोन दिया था उन्होंने चार्ज करना शुरू कर दिया था 10% का इंटरेस्ट। भैया 10% बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, कहाँ से ला के देंगे? बेटा मेरे को महंगा मत समझना। यहाँ पे ना एक्चुअली स्क्रीन लगी होती है जिसमें मैं अपने आप को ही देख रही होती हूँ कि सही आ रहा है ना, सब बोर्ड वोर्ड सही आ रहा है ना, ये देखती हूँ मैं। सेल खत्म तो नहीं हो गया, आवाज़ तो आ रही है ना, तो कहीं मुझे महंगा समझो, मैम इधर क्या देख रही है, कोई उनकी हेल्प कर रहा है क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, तो अब क्या होता है, इससे सिचुएशन और खराब हो जाती है फ्रेंच सोसाइटी की। इन ऑर्डर टू मेंटेन दोज एक्सपेंसेस, अब उनके पास एक आइडिया आता है कि मैं क्या करूं, एक काम करता हूं, मुझे अगर अपनी इनकम बढ़ानी है, मैं टैक्सेस बढ़ा देता हूं।
अब भैया जब टैक्सेस बढ़ाने की बात होगी तो किसमें खलबली छा जाएगी? थर्ड स्टेट वाले लोगों में खलबली मच गई। थर्ड स्टेट वाले जो थे वो गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा ये क्या तरीका हुआ, सारा का सारा बर्डन तो हम पे आएगा, तुम हम पे टैक्स लगा रहे हो। द स्ट्रगल टू सर्वाइव, इसका अगला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक का देखिए बच्चों क्या होता है। 1715 से लेकर 1789 तक पॉपुलेशन 23 मिलियन से 28 मिलियन, 5 मिलियन बढ़ जाती है। अब बेटा जी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा? फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ेगी। अब पुअर प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन से वहाँ पे सूखा भी पड़ रहा था, वहाँ पे ओले भी पड़ रहे थे, वहाँ बीमारी भी हो रही थी, जिसकी वजह से फ्रांस की सिचुएशन बहुत ही ख़राब चल रही थी। इसकी वजह से प्राइस ऑफ फूड भी बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन लोगों के वेजेस उतने के उतने ही थे। दिस इंक्रीज द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच। फॉर एग्जाम्पल अगर कोरोना आया, कोरोना में अमीरों को तो इतना फ़र्क नहीं पड़ा मेरी जान, पड़ा तो गरीबों को पड़ा, और इससे और उनका गैप जो था वो बढ़ता ही चला गया, और क्रिएशन हो गई सबसिस्टेंस क्राइसिस की। तो सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है? क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज सबसिस्टेंस? लिख रहे हो ना इसके आगे, ये बॉक्स लगाया है मैंने अपनी एनसीईआरटी में, नोट करो। व्हाट इज सबसिस्टेंस? सबसिस्टेंस क्राइसिस तो एक ऐसी सिचुएशन जब लोगों की बेसिक लाइवलीहुड भी खतरे में हो। इसके कारण आ सकते हैं, कारण क्या क्या थे, कॉजेस क्या क्या थे? तो भैया पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, भैया बीमारियां छा गई, सूखा पड़ गया, वेजेस कम थे, ये सारे इसके कारण हो गए बच्चों। ओके जी, ये एक टेबल है यार, ये कंप्लीट करना था, आपकी एनसीईआरटी में भी इनकम्प्लीट सा था कि सबसिस्टेंस क्राइसिस कैसे हुआ, ये दिखा दो जी। तो बैड हार्वेस्ट थी, लोगों के पास इनकम नहीं थी, ये सारा भरना होता है। अब आ जाते हैं हमारे अगले प्यारे टॉपिक की तरफ, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन्वेस्टिगेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस टू सर्टेन क्लास। अब क्या होता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से। 18th सेंचुरी में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो थर्ड स्टेट के थे और वो कमाई करते थे ट्रेड के थ्रू, गुड्स मैन्युफैक्चर करते थे, ट्रेड करते थे, और ये क्लास थी मिडिल क्लास। एक होती है पुअर, एक होती है रिच, ये होती है मिडिल क्लास, बीच की क्लास, सैंडविच क्लास। ये एक नया सोशल ग्रुप था और ये लोग थोड़े पढ़े लिखे, एजुकेटेड और समझदार भी थे। पेजेंट्स लेबर्स हैड बीन पार्टिसिपेटिंग इन रिवॉल्ट्स। ये लोग रिवॉल्ट्स तो कर रहे थे बहुत समय से, लेकिन हर बार इनके किए गए रिवॉल्ट्स को इग्नोर किया जाता था और रिजेक्ट किया जाता था बाय द मोनार्क। अब भैया पीपल ऑफ द मिडिल क्लास वर ऑल्सो ऑप्रेस्ड एट दैट टाइम, और उनको भैया टैक्सेस पे करने पड़ते थे, जिसकी वजह से भैया वो तो बड़ा परेशान थे कि एक तो हम मिडिल क्लास, सैंडविच पहले ही बने पड़े हैं, ऊपर से और पे और टैक्सेस हमसे लगवाना चाहते हो आप। सो ये लोग एजुकेटेड थे और ये कहते थे कि भाई अगर आपको प्रिविलेज देना भी है, टैक्स ना देने का प्रिविलेज देना भी है, आप दो, लेकिन यार कोई मेरिट बेस तो दो, कोई एग्जाम करवाओ, जो उसमें जीतेगा उसको दिलवाओ। लेकिन ये क्या तरीका हुआ भैया कि भैया ये हेरिडेटरी पोजीशन दे रखी है, जिसको बोलोगे भैया उसको मिल जाएगा टैक्स, टैक्स फ्री हो जाएगा वो। बात समझ रहे हो आप? इन्होंने क्वेश्चन उठाया और तभी एंट्री मारी फिलोसोफर्स ने। क्वेश्चन लिख लेना, क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल प्लेड बाय द फिलोसोफर्स। मेरे साथ ना यार एक प्रॉब्लम है, जब मैं लिखती हूँ ना मेरी स्पेलिंग्स में बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो मेरे को माफ़ कर देना अगर कभी हो जाए तो। मेरे हाथ और माइंड साथ साथ काम नहीं करते हैं कभी कभी। चलो अब फिलोसोफर्स आते हैं, ध्यान से, बड़ा प्यारा, 1 नंबर के क्वेश्चन भी इससे बनते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन ये वाला बनता है, 1 मार्कर तो बनते हैं इससे 3-4। देखो सबसे पहला फिलोसोफर था जॉन लॉक, दूसरा फिलोसोफर था जीन जैक्वस रोशे। जॉन लॉके ने क्या लिखा? इन्होंने कहा जो सोसाइटी है दैट शुड बी बेस्ड ऑन फ्रीडम, इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। The freedom of the 13 colonies in USA from Britain based on such ideas strengthen the thoughts of the philosophers who mainly belong to the middle class.
The ideas, the guarantee of individual rights became one of the important examples among the political thinkers and the philosophers of France. तो बेसिकली इन्होंने जब पड़ोसी देशों को देखा कि वहाँ पे फ्रीडम की बात चल रही है, इक्वालिटी की बात चल रही है और डिवीजन ऑफ पावर्स की बात चल रही है, तो यही बेसिस उठाए इन्होंने अपनी फिलोसफीज को बताने के लिए। और इसीलिए सबसे पहली फिलोसफी इन्होंने अपनी किताब में लिखी, टू ट्रेटीज ऑफ गवर्नमेंट किताब का नाम था, टू ट्रेटीज ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें इन्होंने कंसेप्ट दिया डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क, कि पावर्स को डिवाइड करो और सारी की सारी पावर मोनार्क के हाथ में कंसंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन आता है, ये बुक किसने लिखी, या इनकी फिलॉसफी में क्या था, या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क ये किस फिलोसोफर की फिलॉसफी थी, या ये फिलॉसफी कौन से किताब में लिखी गई थी। किसी भी तरीके से क्वेश्चन घूम के यहाँ से आ सकता है, और बेटा लिख लो, आएगा, इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर तो आएगा ही, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे फिलोसोफर जीन जैक्वस रोशे ने लिखा कि अपोज द आइडिया टू फॉर्म अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये इनकी किताब थी और इनका कहना ये था कि अगर जो भी देश है, जो भी एरिया है, वहाँ राजा है भी, तो वहाँ के लोगों में और राजा में एक कनेक्शन होना चाहिए। राजा को भी कभी अपनी बात माननी चाहिए और कभी अपनी बात मनवानी चाहिए। देयर शुड बी अ कॉन्टैक्ट बिटवीन द नॉर्मल सिटीजन्स एंड द किंग ऑफ द एरिया। थर्ड फिलोसोफर वॉज मॉन्टेस्क्वे। मॉन्टेस्क्वे ने कहा पावर को डिवाइड कर दो उसी तरीके से जैसे डेमोक्रेसी में होती है, अमंग लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, और इनकी किताब का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज। ये उनकी बुक थी, किसकी बुक थी, मॉन्टेस्क्वे की। ये बुक थी रोशे की, और ये बुक थी जॉन लॉके की, जॉन लॉक। ठीक है बच्चों, क्लियर है बच्चों, एकदम एकदम क्लियर। चलो मुझे अब आंसर दे दो, एक आंसर दे दो। क्वेश्चन ये है कि लुई 16 फ्रांस के राजा कौन से ईयर में बने थे। चीटिंग नहीं करनी, पीछे नहीं जाना, मम्मी कसम है, सही सही आंसर देना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। ये जो आइडियाज थे फिलोसफर्स के और पॉलिटिकल थिंकर्स के, ये काफी ज्यादा फैलने लगे लोगों के बीच में। जब भी कोई नया लॉ एंड ऑर्डर आता है, हम भी तो बातें करते हैं, तो लोगों ने आपस में बातें करनी शुरू कर दी। बहुत सारी बुक्स इन पे पब्लिश हुई, लोग कॉफी हाउसेस में, बार्बर शॉप पे बातें करने लगे। कुछ लोगों ने तो चौराहे पे खड़े होकर उनको पढ़ना शुरू किया, ताकि जो लोग अनपढ़ हैं, जो लोग पढ़ नहीं सकते, उनको भी ये फिलॉसफी समझ में आए और उनके दिल में भी रिवोल्ट करने की भावना जागे। ये आइडियाज जब फैले, न्यूज फैली, तो लुई 16 को टैक्सेस जो बढ़ाने थे, इम्पोजिशन ऑफ सम अदर न्यू टैक्सेस इंक्रीज द एंगर अमंग पीपल, इन सब के होने के बावजूद लुई 16 पीछे नहीं हटा और उन्होंने कहा कि टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे। लेकिन एक हैरानी की बात बताऊं, टैक्सेस अकेला राजा नहीं बढ़ा सकता था, इसके लिए उनको बिठानी पड़ती थी एक मीटिंग, जिसे कहा जाता है स्टेट जनरल की मीटिंग, जिसके अंदर तीनों स्टेट्स को इनवाइट किया जाएगा। देखिए अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उससे क्वेश्चंस बनते हैं, दैट इज आपको तीनों स्टेट्स को एक्सप्लेन करना है, तो मैंने आंसर्स के तहत आपको दे रखा है। सेकंड चीज है इसके क्या कॉजेस थे फ्रांस में सारा खजाना खत्म होने के। तीसरा क्वेश्चन है फिलोसोफर्स के बारे में मैंने लिखा है, और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वो मैंने बीच में आपको बता दिया था, और वो था सबसिस्टेंस क्राइसिस का, उसके कॉजेस एंड डेफिनेशन। भाई ये पीपीटी वन स्टॉप सॉल्यूशन है हर चीज का, पूरे चैप्टर का, तो अपने स्कूल के दोस्तों के साथ भी शेयर करके भला कर देना। आओ चलते हैं, आपको एहसास दिलाते हैं एनसीईआरटी का। जब मैं ये चैप्टर अपने बच्चों को पेड बैच में पढ़ा रही थी, ऑफलाइन में पढ़ा रही थी, तो वहाँ के बच्चों को ना एक हो रहा था, यार कहाँ पे ये लाइन है, यार ये कहाँ है, तो इसीलिए मैंने एनसीईआरटी ही उठा के डाल दी कि अब बच्चों को लगे ही ना, तो साथ साथ आप लोग मेरे लिख पाओ। चलिए
ये था आपका पहला टॉपिक और अब हम जा रहे हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, दैट इज द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। पहला टॉपिक समझ में आया कि नहीं ये बता दो, एक बार प्यारा भरा नोट लिख दो यार। मेहनत लगती है एक टीचर की, बहुत प्यार मुझे खैर यूट्यूब के बच्चों ने दिया है, हर साल देते हैं। इंस्टाग्राम पे इतना प्यार दे रहे हैं ये बच्चे मुझे, यू वोंट बिलीव। वहाँ मैंने चैनल बनाया नोट्स भेजने के लिए, भर गया मेरा चैनल। और 9th के बच्चों के लिए मैं 1 मिनट की रील्स बना के वहाँ डालती हूँ कंसेप्ट समझाते हुए, सब्सिस्टेंस क्राइसिस समझा दिया, एंड दे आर शोइंग इमेंस लव। एंड यू वोंट बिलीव, इस चैप्टर को यूट्यूब पे डालने की जो डिमांड थी वो इंस्टाग्राम के बच्चों की बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि यूट्यूब के बहुत सारे बच्चे मेरे पेड बैच में ही हैं और इंस्टाग्राम वाले बच्चों को पता ही नहीं था। वो भी ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे अब पेड बैच में हैं, लेकिन एक होता है ना क्विक रिविजन चाहिए, एक गो में कुछ पढ़ना है, तो उसके लिए दे डिमांडेड एंड आई एम हियर। तो शेयर करना और ऑफ कोर्स लाइक करना, सेशन को आराम से देखना, आराम से समझना, बस इतना सा ही चाहता है एक टीचर, और क्या चाहता है यहाँ पे यूट्यूब पे। तो चलिए बेटा, कुछ भी ब्लर हो रहा हो तो माफ़ी चाहूँगी, लेकिन आपकी एनसीईआरटी अपने पास रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, सो बच्चों क्या हुआ। अच्छा एक बात और, ये मत समझना मैम पीपीटी बनाने से डर गई। पीपीटी आपको प्रॉपर नोट्स की भी मिलेगी और ये वाली भी मिलेगी। ये इसलिए मिलेगी क्योंकि यहाँ पे मैं साथ साथ क्वेश्चन मार्क करवा रही हूँ, और वो इसलिए मिलेगी क्विक रिवीजन के लिए, आपको पॉइंटर्स में ऑलरेडी उसमें नोट्स बने हुए हैं। पीपीटी मेरे पास है, मैं पहली बार नहीं पढ़ा रही हूँ यूट्यूब पे, तीसरी बार ये चैप्टर हो रहा है तीसरे साल में, लेकिन वो पार्ट्स में था और ये वन शॉट में है बस। तो वो पीपीटी भी मिलेगी आपको टेलीग्राम पे, इसी के साथ आ जाएगी, और ऐप पे भी डली हुई है। चलो, सो लुईस 16 ने टैक्सेस बढ़ाने का सोचा। हाउ डू यू थिंक ये कैसा रहा होगा? तो आओ सबसे पहले तो बात कर लेते हैं स्टेट जनरल की मीटिंग के बारे में। फ्रांस में ओल्ड रिजाइम के अकॉर्डिंग मोनार्क अकेला कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। मोनार्क को हेल्प लेनी पड़ेगी किनकी? स्टेट जनरल की। वन मार्कर क्वेश्चन है, was a political body to which 3 states and their representatives। तो वहाँ की पॉलिटिकल बॉडी क्या है? जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, वहाँ की क्या है? स्टेट जर्नल, स्टेट जनरल। तो अब क्या किया गया, ध्यान से सुन। अच्छा एक बात तो बताना भूल ही गई कि पहले स्टेट जनरल की मीटिंग कब हुई थी? इससे पहले 1614 में, 150 साल पहले। तो हाई माई ऐसे मतलब ऐसे ही नहीं हर बार बुला ली जाती, 150 साल पहले हुई थी बच्चों। 2 पीढ़ियां पैदा होके मर चुकी होंगी इसके बीच में तो शायद। लेकिन अब 5 मई 1789 को एक मीटिंग बुलाई गई। चलो यार, मैं थोड़ा सा इसको हिला सकती हूँ क्या? हाँ, मैं ना यहाँ पे समझा रही हूँ इसको इसको मैं छोटा कर रही हूँ, तो मैं आराम से ना मैं यहाँ पे समझा देती हूँ, ठीक है। देखो, 5 मई 1789 को मीटिंग बुलाई जाती है किसकी? स्टेट जनरल की। अब उस मीटिंग में प्रपोजल दिया जाना था किस चीज का? टैक्सेस को बढ़ाने का। इसके लिए बच्चों फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट को इनवाइट किया जाता है। फर्स्ट स्टेट से आए 300 रिप्रेजेंटेटिव्स, सेकंड से भी आए 300 रिप्रेजेंटेटिव्स, और थर्ड से आए 600, क्योंकि थर्ड स्टेट में ज्यादा लोग थे। ऑल्दो थर्ड स्टेट के बच्चों को, औरतों को और साथ ही साथ गरीब सेक्शन वाले लोगों को आना अलाउड नहीं था। तो 600 लोग तो आए, साथ ही साथ ये अपने साथ लाए 40,000 लेटर्स ग्रीवियंसेस से भरे हुए। ग्रीवियंसेस का मतलब होता है शिकायतों से भरे हुए लेटर्स लाए गए। और यहाँ पे 40,000 लेटर्स के साथ टोटल इस मीटिंग में बैठे 1200 लोग। अब अकॉर्डिंग टू दिस मीटिंग, यहाँ पे जब वोटिंग सिस्टम होता है तो यहाँ पे 1 पर्सन 1 वोट नहीं होता, यहाँ होता है 1 वोट 1 स्टेट। यानी कि एक वोट हो गया फर्स्ट स्टेट का, 300 वोट नहीं होंगे इसमें, एक वोट होगा। एक वोट होगा पूरे सेकंड स्टेट का, और एक वोट होगा पूरे थर्ड स्टेट का। बहुत नाइंसाफी थी, क्योंकि हर बार फर्स्ट और सेकंड स्टेट मेजॉरिटी को लेने के लिए उन्होंने इनको प्रिविलेजेस दिए हुए थे। तो ये लोग तो राजा से बगावत करते ही नहीं थे, तो हर बार 2:1 का रेशियो चला जाता था और राजा की बात सिद्ध हो जाती थी। लेकिन इस बार, अच्छा एक और बात बता देती हूं, इस हॉल में ऐसे लाइंस थी, ठीक है। इस लाइंस में यहां पे बैठे फर्स्ट स्टेट वाले लोग, सेकंड रो में बैठे
सेकंड स्टेट वाले लोग, और थर्ड स्टेट वाले लोगों को रखा गया खड़ा। उनको खड़ा रखा गया बच्चों, उनको बैठने भी नहीं दिया गया। ये थी थर्ड स्टेट। इस बार थर्ड स्टेट वाले लोगों ने कहा हम तो 1 पर्सन 1 वोट करेंगे। तो क्या राजा मानने वाला था? राजा ने साफ साफ इनकार कर दिया, और सारी की सारी थर्ड स्टेट जो थी वो वहां लाइन बना के वॉक ऑफ कर गई, बाहर चली गई बच्चों वो बाहर। However, their grievances and demands were listed on some, ये लिस्ट किया गया था इन पे, ओ आई एम सॉरी, और वो लोग वहां से चले गए। तो बेसिकली यहाँ पे क्या दिखाया गया कि उन्होंने अपोज किया मोनार्क के इस डिसीजन को। दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंस। और अच्छा एक और बात, ये डिमांड उन्होंने कहां से सीखी? किताब से, फिलोसोफर की। किसकी किताब थी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जरा कमेंट्स में बताना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब से उन्होंने सीखा और वहां से निकल गए। अच्छा अब निकले तो यहाँ पे थमे नहीं, वो लोग दोबारा 20 जून को मिले। कहाँ पे? एक हॉल में, टेनिस कोर्ट के वर्सलीज में ही, वर्सलीज नाम की जगह पे ही, जहाँ पे ऑलरेडी उसका पैलेस था लुई 16 का। वहां पे उन्होंने शपथ खाई कि जब तक नेशनल असेंबली नहीं लागू करोगे तब तक हम यहां से हिलने नहीं वाले हैं। और आपको पता है इसके ऊपर किसने लीड किया? 2 लोगों ने, एक था मीराबाई और एक था एबीसीस। मीराबाई जो था वो एक नोबल फैमिली का था, और एबीसीस एक चर्च में प्रीस्ट था, यानी कि वो एक क्लर्जी था। तो एक क्लर्जी और नोबिलिटी होने के बावजूद इन्होंने थर्ड स्टेट को लीड किया, इनको भड़काया, भड़काया मतलब इनको समझाया, मोटिवेट किया, और इनको सहारा दिया कि तुम जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो। तो ही वॉज विद देम। एंड दिस इज द पेंटिंग सेइंग द टेनिस कोर्ट, वो इंडोर टेनिस कोर्ट जहां पे शपथ खा रहे हैं कि हम तब तक नहीं मिलेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं करोगे तब तक हम यहाँ से नहीं हिलने वाले। तो एबीसीज एक प्रीस्ट था जिसने पैम्फलेट लिखा था। क्या है थर्ड स्टेट? जानते भी हो थर्ड स्टेट के लोगों को। तो बच्चों अब क्या हो रहा है? अब अगर एक संविधान की जब डिमांड की जाएगी तो क्या संविधान यूं बन जाएगा? नहीं। इसी तरह नेशनल असेंबली बननी शुरू हुई, क्योंकि प्रोटेस्ट का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया था कि राजा को इनकी बात धीरे धीरे करके मानने पे हाँ करना पड़ा। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, पूरे फ्रांस में एक बहुत ही टर्मोइल छाया हुआ था। बहुत तेज सर्दी पड़ने की वजह से हार्वेस्ट खराब हो गई, अगेन प्राइजेस बढ़ गए फूड के। बेकर्स जो थे वो जान के होर्ड करने लगे। होर्ड का मतलब होता है गोडाउन में छुपा छुपा के रखने लगे, ताकि जब प्राइस बढ़ेंगे हम तब बाहर निकालेंगे। इससे लोगों को बहुत प्रॉब्लम आने लगी। एंड साथ ही साथ एक अफवाह आई कि पेरिस से कुछ क्या आ रहे हैं, र्यूमर्स आए कि ट्रूप्स आ रहे हैं जो सारी खेती को बिगाड़ देंगे। इससे लोग और ज्यादा बिगड़ गए कि यार ये क्या, वैसे ही खाना नहीं है। र्यूमर्स फैले विलेज टू विलेज, और इसी डर से बहुत सारे नॉबल्स वहां से भाग गए, क्योंकि सारा का सारा जो बिल था वो नॉबल्स के नाम पे फटने वाला था कि तुम लोग ही ऐसा करवा रहे हो। फेस विद द पावर इज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट लुई 16 फाइनली रिकग्नाइज कर लिया इनने नेशनल असेंबली को, क्योंकि इनको पता था कि अगर नहीं मानूंगा तो मरूंगा अब तो मैं। सो फाइनली ये मार्क कर लो अपने एनसीईआरटी में यहां से, ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 असेंबली ने पास किया एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर क्लर्जीज को अब टैक्स पे नहीं करना, सारी चर्च की बिल्डिंग्स को चर्च को बिल्डिंग्स में कन्वर्ट किया जाएगा, और इससे राजा ने एक्वायर किए असेट्स 2 बिलियन के अकॉर्डिंग, और जिससे वो अपना लोन भी चुका सकेंगे। यानी कि 4 अगस्त में लाए गए नेशनल असेंबली में कुछ चेंजेस लाए गए जिसमें प्रिविलेजेस हटा दिए गए, जिसमें प्रिविलेजेस हटा दिए गए बच्चों। नाउ खुशखबरी है बच्चों, फ्रांस बन गई एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। देखिए मोनार्की का मतलब तो आपको पता है राजा, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे संविधान भी होता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, और साथ में मोनार्क भी राज करता है।
बताऊंगी इसकी कॉम्पोजिशन, अभी आपकी एनसीईआरटी में पूरा टेबल है। तो बच्चों क्या होता है, संविधान कब लागू किया गया, 1791 में। तो यहां पे क्वेश्चन बनता है, लिख लीजिए, प्रोविजंस ऑफ नेशनल असेंबली बताइए। तो पहली बात तो कब बनी नेशनल असेंबली, 1791 में। वन मार्कर क्वेश्चन बता रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट वाला, वेरी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट वाला, हाईलाइट कर रही हूँ याद से, अपनी एनसीईआरटी में भी इसको हाईलाइट कर लो। इसका मेन मोटिव क्या था, टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क, राजा की पावर्स को लिमिट करना, कि राजा को लगे सिर्फ मैं ही नहीं हूं, संविधान भी है। ये मेन मोटिव था नेशनल असेंबली के लागू होने का। These powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to the different institutions. The legislature, the executive, the judiciary. Remember the third philosopher Montesquieu, द स्पिरिट ऑफ लॉस किताब में कहते थे कि पावर्स को बांट दो, लो आ गई उनकी बात, पावर्स को बांटा गया। फिगर 7 अभी आगे हम कर रहे हैं कि कैसे पॉलिटिकल सिस्टम बनेगा, ये दिखाया गया। संविधान 1791 में पावर्स दी गई नेशनल असेंबली में, इनडायरेक्टली इलेक्टेड किया जाएगा, और इसके अंदर कौन आएंगे, एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स। अच्छा, यहीं पे एक सवाल बनता है दूसरा, व्हाट आर एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन्स। इसमें डिफरेंशिएशन भी आ सकता है, डिफरेंशिएशन मार्क करवा रही हूं, ठीक है। देखिए, ऐसे सारे आदमी, मेन, जो 25 साल से ऊपर हैं और जो अपने 3 दिन के दिहाड़ी वेज के बराबर टैक्स पे कर रहे हैं, उन्हें कहा जाता है एक्टिव सिटीजन्स, और वो वोट दे सकते हैं, उनको वोट देना अलाउड है। वही ऐसे लोग बचे हुए, औरतें, बच्चे, 25 साल से कम के लोग, और 25 साल से वो सारे आदमी जिनके पास टैक्सेस नहीं दे रहे हैं, वो सभी लोग आते हैं पैसिव सिटीजन्स में, और उनको राइट टू वोट नहीं है, दे कांट गिव वोट। ये पूरी की पूरी पिक्चर दिखाती है कि फ्रांस में कैसे कॉम्पोजिशन थी। देखिए क्या किया जा रहा है, देख रहे हैं आप। पहली बात तो लेजिस्लेचर है जो लॉ बनाएगा। कौन कौन लॉ बनाएंगे, कैसे बनेंगे, देखिए नेशनल असेंबली में 745 मेंबर्स हैं। एक्टिव सिटीजन समझ गए आप, पैसिव सिटीजन समझ गए आप। एक्टिव सिटीजन में 4 मिलियन लोग हैं 28 मिलियन में से, पैसिव सिटीजन 3 मिलियन है। बाकी कौन है, 25 साल से कम, औरतें, बच्चे जो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। तो भैया ये वोट करते हैं, इलेक्टर्स होते हैं, इनके वोटिंग से नेशनल असेंबली फॉर्म होती है। ये लोग लॉ बनाते हैं, लेकिन इनको कंट्रोल कौन कर रहा है, राजा भी और मिनिस्टर्स भी। राजा और मिनिस्टर्स क्यों, क्योंकि मोनार्की भी है और कॉन्स्टिट्यूशन भी है, ये दोनों इनको कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन राजा के पास एक वीटो पावर है। वीटो पावर मतलब एक एक्स्ट्रा पावर है कि वो कभी भी किसी भी मिनिस्टर को हटा सकता है, ये पावर दी गई है। और लास्ट में होते हैं जज। ये जज भी बनते हैं एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स के वोट से ही, इन्हीं के वोट से इनको बनाया जाता है, और जज इज द फाइनल अथॉरिटी। लेकिन फिर से बोल रही हूँ, राजा के पास वीटो पावर है जिससे वो तख्ता पलट सकते थे। देखो देना भी पड़ेगा, है तो वो राजा ना, चाहे संवैधानिक मोनार्की आ गई है, लेकिन देना तो पड़ेगा। ओके जी, अब आता है अगला टॉपिक, बहुत ही प्यारा टॉपिक, आई थिंक ये 4th टॉपिक है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। नो, बेसिकली मैन, आदमी। अभी देखिए औरतों की राइट की बात नहीं हुई है, सिर्फ आदमी की चल रही है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डेक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये सब ऐसे राइट्स थे जो नेचुरल थे और इनअलाइनेबल थे, यानी कि ये थे फंडामेंटल राइट्स। इनअलाइनेबल का मतलब होता है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता है, फंडामेंटल राइट्स हैं ये, ठीक है। नाउ दैट इज दे बिलोंग टू द ईच ह्यूमन बीइंग, पैदा होते ही मिल जाएंगे, और ये ड्यूटी है स्टेट की कि इसको प्रोटेक्ट करना है। मैडम ये पिक्चर बता दो जरा। बेटा जी ये एक लॉ टैबलेट है जिसमें सारे लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, सारे के सारे, कि क्या क्या राइट्स हैं।
बेटा जी अब आगे आने वाले टॉपिक से 1 मार्कर पिक्चर बेस बनता है। आपकी किताब में आप आ चुके होंगे उस पेज पे जहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स बनी हैं और एक एक को एक्सप्लेन किया गया है। मैं भी आपको एक एक करके एक्सप्लेन करने वाली हूँ, आइए चलते हैं। बेटा समझ तो आ रहा है ना, मैं बिल्कुल दिल से पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल दिमाग और दिल से पढ़ा रही हूँ आपको सब कुछ, ठीक है। तो भैया आपको एक्टिव करने के लिए एक सवाल पूछ ले फिर। चलो बच्चों ये बता दो कि एक्टिव सिटीजन में वो जो उम्र है वो क्या है? उम्र, उम्र। चलिए जी, ये पहली पिक्चर दिखा रही है ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन का मतलब होता है, ये डिपिक्ट कर रही है स्लेवरी, स्लेव्स को फ्री दिखाने के लिए। देखो मैंने आपको एक सीक्रेट बात बताती हूँ, वैसे वो 10th में बताते हैं। हर एक देश की ना एक एलिगोरी होती है। एलिगोरी का मतलब होता है एक ऐसी इमेजिनरी फिगर जो एक देश को रिप्रेजेंट करती है। वैसे ही फ्रांस की फीमेल एलिगोरी है जिसका नाम है मैरियन। ये है फीमेल एलिगोरी ऑफ फ्रांस। जैसे हमारे इंडिया की आपको पता है कौन सी है? पता है आपको? बताना, किसी ने बताया? हमारी है भारत माता। ऐसे ही इनकी है मैरियन। भारत माता कोई भगवान नहीं है, वो एक फीमेल फिगराइन है जो पूरे देश को डिपिक्ट कर रही है। ये मैरियन है और ये सारे फिगर्स मैरियन पे लगे होते थे और ये दर्शाते थे जैसे कोई स्लेव को फ्री कर रहा है तो ब्रोकन चेन दिखाया जाता था। ये देखो, ये रॉड्स का बंडल है और ये दिखा रहा है स्ट्रेंथ एंड यूनिटी। द बंडल ऑफ द रॉड्स, वन रॉड कैन बी इजिली ब्रोकन, लेकिन पूरी नहीं, तो इसीलिए ये दिखाती है स्ट्रेंथ एंड यूनिटी। नेक्स्ट इज दिस पिक्चर। ये क्या दिखा रही है? आंखें खुल रही हैं, एकदम एकदम उजाला आ रहा है, तो ये ब्राइटनेस दिखा रही है, यानी कि एक नया सवेरा दिखा रही है कि आप बुराइयों से बाहर निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट इज, अच्छा पेपर में आएगा ये क्या बना हुआ है, तो आपको ये बोल्ड वाला ऑप्शन चूज करना है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ सेप्टर। सेप्टर का मतलब होता है रॉयल पावर दिखाता है ये। आप अगर रॉयल लोग हो तो ये कैरी करते हो। ये देखो, ये जो सांप है ये अपनी ही पूंछ काट रहा है। इसका मतलब क्या है? ये अपने आप को काटेगा तो इसका खुद का जहर अंदर जाएगा, और स्नेक में तो खुद ही जहर है, खुद के जहर से तो उसको कुछ होगा नहीं। इसका मतलब ये दिखा रहा है एटर्निटी, यानी कि कभी भी ना मरने वाली। रिंग हैज नीदर बिगनिंग नॉर एंड, यानी कि इसका मतलब होता है एटर्निटी, कभी भी ना मरने वाला, ना इसकी शुरुआत है तो ना ही इसका कोई अंत है। अगली पिक्चर पे अगर हम जाए तो यहाँ पे बनी हुई है कैप। ये कैप दर्शाती है फ्रीडम अगेन, यानी कि ये कैप पहनी जाती थी स्लेव्स में और ये दर्शाती थी कि अब हम फ्री हैं, हम आपकी चंगुल से बाहर निकल चुके हैं। देन आती है ये मैडम जी जो बैठी हुई है, ब्लू व्हाइट एंड रेड कलर, ये दिखा रहा है रॉयल कलर्स ऑफ फ्रांस, और इनके फ्लैग के भी कलर्स यही हैं फ्रांस के। नेक्स्ट इज दिस विंग्ड विमेन, ये दिखाती है लॉ की पर्सोनिफिकेशन के क्या लॉज हैं। एंड द लास्ट इज आई गेस यस दिस लॉ टैबलेट, जिसमें सारे के सारे लॉज लिखे हुए हैं और ये बताया हुआ है ये सब के लिए इक्वल लागू होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। अभी तक हमने पढ़ा था कि फ्रांस जो थी वो बनी थी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, लेकिन अब तो यहाँ पे मोनार्की पूरी हटाई जा रही है और बन रही है फ्रांस पूरी रिपब्लिक। मैंने कहा था ना ये रेवोल्यूशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो भैया जो सिचुएशन ऑफ फ्रांस थी continued to be tense during the following years. Although लुइस 16 ने संविधान को साइन करने के बावजूद एक सीक्रेट, देखिए जो इसके पड़ोसी जगह थी ना प्रशिया, प्रशिया के राजा को हो गई थी टेंशन कि जैसे फ्रांस में ये सब हो रहा है कहीं ये ना हो कि हमारे प्रशिया में भी होने लग जाए। तो राजा जी उनके पास गए, उनको दिलासा दिलवाया कि नहीं नहीं तुम्हारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मेरे यहाँ से भी ये सब मैं हटा दूंगा। लेकिन बाद में पता चलता है कि समर ऑफ 1789 में नेशनल असेंबली ने तो प्रशिया के अगेंस्ट वॉर घोषित कर दी थी। Before this could happen, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria. Now, thousands of volunteers thrones from the provinces to join the army. बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ज़्यादातर they saw this as a war of the people against kings, यानी कि ये लड़ाई किसी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की नहीं, बल्कि ये लड़ाई थी लोगों
और उनके राजा में कितनी अजीब लड़ाई है देखो। एरिस्टोक्रेसी होती है रिच क्लास। ओके, नाउ अमंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग दे सैंग, मार्सलीज इनका एक पैट्रियोटिक सॉन्ग था जो लिखा गया था रॉजर दे लिजले ने। इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लो, थोड़ी फ्रांस की भाषा है भाई, तुम लोग तो फ्रांस पढ़ते भी हो, तुम में से बहुत सारे लोग। तो रॉजर जी ने लिखा था, 1 मार्कर क्वेश्चन है किसने लिखा था। ये पहली बार गाया गया था मार्सलीज नाम की जगह से, जहां ये लोग चल के पेरिस तक गए थे, और बाद में ये नेशनल एंथम भी बन गया था फ्रांस का। नाउ द रेवोल्यूशन वॉर्स ब्रॉट लॉसेस और इकोनॉमिक डिफिकल्टीज भी। जहां आदमी लोग लड़ रहे थे वहीं औरतें घर संभाल रही थी, बच्चे संभाल रही थी, और कुछ काम धंधा भी कर रही थी। Large section of the population were convinced that the revolution had to be carried further, as the Constitution of 1791 के अकॉर्डिंग अभी भी जो राइट्स थे वो किसको मिले थे, आदमियों को, और वो भी वेल्दियर सेक्शन को, क्योंकि वो लोग जो टैक्स पे कर रहे हैं उन्हीं को तो मिले थे। पॉलिटिकल क्लब्स एक इंपॉर्टेंट बेस हो गया रैलीज निकालने का, और उसमें से सबसे एक फेमस क्लब था जो कि था जेकॉबिन्स का क्लब, दैट इज जेकॉबिन क्लब। ये रखा गया सेंट जेकॉब के नाम पे, वो एक चर्च के ऑफिशियल थे। नाउ सेक्शन 4 आपको बताएगा इसमें क्या होना है, वो छोड़ो, बाकी विमेन ने भी इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। द मेंबर्स, अब देखिए जेकॉबिन क्लब पे नोट आ जाता है, क्वेश्चन क्या आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जेकॉबिन्स। ठीक है, जेकॉबिन्स पे नोट लिखिए। तो जेकॉबिन्स कौन है बेटो, बेटो कह रही हूँ बच्चों, जेकॉबिन सबसे पहली बात तो सेंट जेकॉब के नाम पे बनाया गया एक पॉलिटिकल क्लब है। यहाँ के जो मेंबर्स हैं वो मेनली बिलोंग करते हैं लेस प्रॉस्परस सोसाइटी से, यानी कि थोड़े पुअर सेक्शन वाले, जैसे कि कौन हो गए, छोटे छोटे शॉपकीपर्स, आर्टिशियन, शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, ये सब। और इसके लीडर कौन थे, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर। Who was the leader of Jacobin Club? Maximilian Robespierre. A large group of among the Jacobin decided to start wearing long. ये लोग क्या पहनते थे, ऐसे धारियों वाले ना पजामे पहनते थे, लंबे लंबे धारियों वाले, ऐसे ऐसे पजामे। ये अपने आप को इससे फैशनेबल और सोसाइटी से अलग दिखने के लिए पहनते थे। ये एक पिक्चर है जो लिबर्टी दिखा रही है बच्चों, लिबर्टी, मैंने बताया आपको फीमेल एलिगोरीज दिखाती हैं। नाउ These Jacobin came to be known as the sans-culottes. इसका मतलब होता है those without knee breeches. Knee breeches मतलब knee breeches यानी कि जो नॉबल्स लोग होते थे ना, वो ऐसे घुटने पे पट्टे वाले पैंट्स पहनते थे। ये लोग धारियों वाले पहनते हैं, वो पट्टे वाले पहनते थे। तो ये कहते थे हम वो लोग नहीं हैं, हम लोग जेकॉबिन्स हैं। sans-culottes men wore in addition to red cap भी पहनते थे, वो मैंने आपको दिखाई थी ना फ्रीडम वाली। समर ऑफ 1792 द जैकोबिन्स प्लान्ड एन इंसरक्शन। इंसरक्शन मतलब इन्होंने एक प्लान बनाया कि हम लोग पैलेस में घुसेंगे और राजा को मारेंगे। ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पर्शियंस हु वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज ऑफ हाई प्राइजेस ऑफ फूड। अब बताया था ना शुरुआत में एक पैराग्राफ है, सेम टू सेम आएगा, ये रहा वो पैराग्राफ। ऑन द मॉर्निंग ऑफ August 4th, सेम है बिल्कुल, उनके पैलेस में घुस गए, उनको मारा, राजा को कैप्चर कर लिया, इसीलिए आया नया कन्वेंशन। क्वेश्चन बनता है बच्चों, क्वेश्चन टाइम, लिखते जा रहे हो ना साथ साथ, क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट प्रोविजंस वर एडेड इन द कन्वेंशन। तो बच्चों 21 सितंबर 1792, पहले वाला 1791 में आया था नेशनल असेंबली, उसी में अमेंडमेंट्स की गई और नाम दिया गया कन्वेंशन, जो कि आया 1792 में। इसके अकॉर्डिंग मोनार्की को कर दिया गया बाय बाय, रिपब्लिक को कर दिया हाय हाय। एज यू नो अ रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ, व्हाट इज अ रिपब्लिक, रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इनके अंदर सरकार राज करती है और उसका हेड चूज करते हैं वहां के लोग। और फिर जब जैकोबिन्स ने ये कर दिखाया, मोनार्की को हटा दिया, तो फिर क्या था, आया एक ऐसा समय जिसे कहा गया रेन ऑफ टेरर, डर का माहौल, डर का टाइम पीरियड।
टेरर मतलब डर। नाउ ये टाइम पीरियड था 1793 से 1794 का। इस दौरान जब तक कोई भी नया लीडर नहीं था, जैकोबिन के लीडर मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने पूरे फ्रांस को संभालने की जिम्मा उठाया। रोबेस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। ये रिपब्लिक के लिए इतने ज्यादा पागल हो चुके थे कि जो भी लोग रिपब्लिक के खिलाफ बोलते थे ये उनको गलत मानते थे, चाहे वो एक्स नॉबल्स हो, क्लर्जीज हो, या वो उनके ही पार्टी के मेंबर्स क्यों ना हो। ये उनको अरेस्ट करते थे, जेल में डालते थे और फिर इनको मार देते थे गिल्टी घोषित करके। और मारने के प्रोसेस में इन्होंने गुलेटिन का इस्तेमाल किया। वॉट वॉज गुलेटिन? वन मार्कर क्वेश्चन। वॉट वॉज, क्या आ गया, हाँ, गुलेटिन। तो गुलेटिन एक ऐसा डिवाइस था जिसके अंदर 2 पोल्स हुआ करते थे और एक ब्लेड हुआ करता था, यहाँ मुंडी रख के मुंडी काट दी जाती थी। गुलेटिन कर दिया गया था। डॉक्टर गुलेटिन के द्वारा ये मशीन लाई गई थी, इन्वेंट की गई थी। सो रोबेस्पियर की गवर्नमेंट जो थी उसने फिक्स किए हुए थे वेजेस एंड प्राइजेस, यानी कि ये ना इक्वालिटी तो दिखाने के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए व्हाट डिड इट, ही रैशन द प्राइजेस, एक सिमिलर लेवल पे रखा। मीट एंड ब्रेड वर रैशन, peasants were forced to transport to trade their goods, their farming। उन्होंने कहा यार तुम लोग बेचो मार्केट में, और वो मार्केट का प्राइस क्या होगा वो कौन डिसाइड करता था? रोबेस्पियर। सभी सिटीजन्स को ये इक्वालिटी रखने के लिए सेम टाइप ऑफ ब्रेड खाने को बोलते थे। इनका मतलब ये था अमीर गरीब ना दिखे तो सभी एक तरीके का खाना खाएंगे। लेकिन बच्चों मैं आपको पर्सनली एक बात बोलती हूँ, अगर आज आप एक अच्छे इंसान बनते हो, आप मेहनत करते हो, मेहनत करने के बाद आप उसका रिवॉर्ड भी तो चाहोगे, आप बड़ी गाड़ी भी तो चाहोगे, लेकिन सरकार एक ऐलान कर दे कि सभी जने स्विफ्ट या मारुति सुजुकी या बलीनो या छोटी गाड़ी कोई भी रखेंगे, तो यार आपका मेहनत करने का मन क्यों करेगा? आप क्यों मेहनत करोगे? तो यही चीज़ लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। इक्वालिटी करने के लिए इन्होंने मॉन्जियोर और मैडम वर्ड यूज़ करने के अलावा, यानी कि सर और मैडम की जगह सिटियन वर्ड यूज़ किया, जो इक्वालिटी दिखा रहा है, सिटीजन दिखा रहा है। बेतुकी बात। आपको पता है गुरुजी का मंदिर है, बड़े मंदिर है, वहाँ पे जैसे जाओ ना, चाहे बच्चा जाए चाहे बड़ा जाए, अंकल आंटी बोलते हैं उसको इक्वालिटी के लिए। सो चर्चिस को बंद कर दिया गया, उनको कन्वर्ट कर दिया गया बड़े बड़े ऑफिसेज में। साथ ही साथ रोबेस्पियर ने ऐसी पॉलिसीज ली जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा नाखुश थे, और फाइनली 1794 में इनको पकड़ा गया, इनको अरेस्ट किया गया और इनको इन्हीं के डिवाइस गुलेटिन से गुलेटिन कर दिया गया। और इसी तरह रेन ऑफ टेरर खत्म होता है, एंड होता है। क्लियर है बच्चों? चलिए अब चलते हैं और डायरेक्टरी रूल्स ऑफ फ्रांस। अब जैकोबिन गवर्नमेंट तो भैया गई पानी में, एक मछली गई पानी में छपैक, उसी तरह रोबेस्पियर के मरने से जैकोबिन का जो क्लब था वो गया पानी में छपैक। The fall of the Jacobin allowed the wealthier middle class to seize the power। अब इस दौरान जो एरिस्टोक्रेट्स थे, वेल्दियर सेक्शन थे, उन्होंने पावर को अपने हाथ में लिया। नया संविधान लाया जिसके अंदर दोबारा से नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन को राइट टू वोट वापस ले लिया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। इसमें काउंसिल्स बनाए गए, ग्रुप ऑफ 5 मेंबर्स बनाया गया जिसके अंदर ये लोग इलेक्शंस करेंगे, आपस में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये आइडियाज़ बहुत ही ज़्यादा अजीब से थे, लोगों को समझ में भी नहीं आ रहे थे। नाउ डिड विमेन हैव अ रेवोल्यूशन? एक्चुअली मैं आपको ना एक कहानी बताती हूँ। ये वाला टॉपिक मैं अभी पढ़ा चुकी थी रिकॉर्डिंग के दौरान ही, लेकिन कोई इशू आ गया जिसकी वजह से ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, और मैं फिर दोबारा आई हूँ, तभी इस पे स्लाइड पे लिखा हुआ है कुछ, तो ये मत समझना ये इसलिए लिखा हुआ है, और ये और ब्लर हो चुकी है क्योंकि मैंने उसको सेव किया और फिर लगाया, तो माफ़ी चाहती हूँ। बीच में ना एक टॉपिक मिस हो गया तो मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा। आई एम वेरी ऑनेस्ट। और इसी बात पे क्वेश्चन का आंसर दे दो, और वो आंसर है कि कन्वेंशन कौन से ईयर में आया था? ओके,
सो डिड वेमेन हैव अ रेवोल्यूशन? क्या औरतों ने कोई रेवोल्यूशन किया? बिल्कुल किया जी। क्यों नहीं किया? वो तो शुरुआत से ही बहुत ही ज्यादा एक्टिव थी हर एक इवेंट में, लेकिन बच्चों उनके एक्टिव होने का उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। वो बेचारी औरतें सिर्फ एक ही चीज चाहती थी, और वो चाहती थी पॉलिटिकल इक्वालिटी, कि आदमियों के पास अगर राइट टू वोट है तो हम औरतों को भी दे दो। ये क्वेश्चन, व्हाट मेजर्स वर इंट्रोड्यूस टू इंप्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन, ये आगे नोट करना, अभी मत करना इसका आंसर, क्योंकि आगे है। यहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स है कि क्या प्रॉब्लम्स फेस करती थी औरतें। तो बच्चों, इनकी जो लाइफ थी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी, क्योंकि ये औरतें काम करती थी एज अ लॉन्ड्रेस, प्रेस करने वाली, कपड़े धोने वाली, फूल सब्जियां बेचने वाली, फ्रूट्स बेचने वाली, लोगों के घरों में डोमेस्टिक वर्कर का काम करने वाली, और फिर अपने बच्चों को भी संभालने वाली। घर के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर ब्रेड, खाना लाने वाली, पानी लाने वाली। इन्होंने अपनी वॉइस रेज करी, और वॉइस रेज करने के लिए 1 मार्कर क्वेश्चन बता रही हूँ। विमेन के क्लब बनाए, जैसे पॉलिटिकल क्लब्स थे वैसे विमेन क्लब बने, 60 मेजर बने, जिसमें से 2 की बात की गई है, सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन। अब ये बड़ी नाखुश हुई, क्योंकि जब संविधान बना 1791 का, फिर से इनको रखा गया पैसिव सिटीजन्स की कैटेगरी में। तो ये बहुत ही ज्यादा सैड हो गई। ये बता रखा है वो लाइनों में कैसे जा रही हैं प्रोटेस्ट करने। सो यहाँ पे वो क्वेश्चन आएगा कि व्हाट वर द चेंजेस इंट्रोड्यूस इन द लाइव्स ऑफ वुमेन। तो फॉलोइंग आर द चेंजेस इंट्रोड्यूस इन द लाइव्स ऑफ वुमेन, एंड दैट वर, फर्स्ट, कंपल्सरी कर दिया गया स्कूलिंग सभी के लिए। पहले सिर्फ नॉबल्स और वेल्दियर सेक्शन की लड़कियां पढ़ती थी, वो भी सिर्फ कुछ हद तक, लेकिन अब सबके लिए कंपल्सरी कर दी। दूसरी चीज, पापा की जबरदस्ती करने पे कोई भी लड़की की शादी नहीं होगी, अगर वो चाहेगी तभी उसकी शादी होगी। तीसरी चीज, कि पहले क्या होता था, शादी में अगर डिवोर्स लेना होता था तो सिर्फ एक आदमी डिवोर्स ले सकता था, औरत नहीं। लेकिन अब दोनों अपनी मर्जी से शादी में आ भी सकते हैं और डिवोर्स के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। चौथी चीज, विमेन अब ट्रेन की जाती थी जॉब्स के लिए, और अपने छोटे छोटे बिजनेस भी वो चला सकती थी। लेकिन बच्चों, रेन ऑफ टेरर के दौरान कुछ इश्यूज किए गए लॉज, और उसके अंदर विमेन्स क्लब को सप्रेस किया गया, और बहुत सारी औरतों के क्लब्स बंद करवा के उनको एग्जीक्यूट, उनको मारा भी गया। अभी भी विमेन को 200 साल और लगे बच्चों, 200 साल और लगे अपने लिए पॉलिटिकल इक्वालिटी लाने के लिए। एंड फाइनली 1946 में उनको मिला राइट टू वोट, यानी कि आफ्टर 200 इयर्स। ये दिखा रखा है कैसे वो बेकरी की लाइन में खड़ी होती थी खाने के लिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, यानी कि स्लेवरी क्या है? स्लेवरी एक स्लेव ट्रेड है। स्लेवरी का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो किसी का बंदी बन के रहेगा, किसी का नौकर बन के रहेगा। One of the most revolutionary social reforms of the Jacobin regime was the abolition of slavery. अब मैं आपको समझाती हूँ स्लेव ट्रेड होता क्या है। तो अक्सर क्या होता था, यूरोपियन नेशंस में दूर दूर से लोग काम करने आने को मना कर देते थे, स्पेशली अमेरिकन, कि हम इतनी दूर जाके खेती बाड़ी क्यों करें। ऐसे केस में ये लोग अफ्रीका से लेबर्स मंगवाते थे, स्लेव्स मंगवाते थे, पैसे देके खरीदते थे और अपनी फील्ड्स पे काम करवाते थे। ये एक इलीगल प्रोसेस था, लेकिन बीच में बिल्कुल लीगल था, क्योंकि कोई था ही नहीं यार, मोनार्की चल रही थी यहाँ पे। तो मार्टिनिक, ग्वादो, बेटा जी ये फ्रांस की जगहें हैं, तो यहाँ पे गांधीनगर, शक्तिनगर तो होगा नहीं, होंगे तो ऐसे ही नाम होंगे। were important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee. But the reluctance of Europeans to go and work in distant and unfamiliar lands, जिससे लेबर की होने लगी शॉर्टेज। तो स्लेव ट्रेड शुरू हुआ, जिसको कहा जाता है ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। और क्वेश्चन भी यही है, व्हाट वाज ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड? ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड क्या है? तो ये शुरू हुआ 3 जगहों में, यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। स्लेव्स जो थे वो 17th सेंचुरी में बॉर्डुइक्स या नैंटिस नाम के पोर्ट्स से मंगवाए, पोर्ट्स मतलब जहां पे शिप्स होती हैं, टू द अफ्रीकन कोस्ट वेयर दे बॉट स्लेव्स फ्रॉम लोकल शिफ्ट। वहां के लोगों से ना वो खरीदते थे, वहां के लेबर्स खरीदते थे। Branded and shackled, the slaves were packed tightly into ships
फॉर द 3 month लॉन्ग वॉयज अक्रॉस द अटलांटिक टू कैरेबियन। और अटलांटिक से कैरेबियन तक जाने में 3 महीने का समय लगता था। इनको बांध के रखा जाता था, इनको प्रॉपर ट्रेन किया जाता कि तुम्हें अपने मालिक की बात सारी माननी है वहां जाके। The exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in European markets for sugar, coffee, indigo. Port cities, ये मार्क भी करना आता है मैप पे, Bordeaux and Nantes owed their economic prosperity to flourishing the slave trade. और slave trade को बढ़ाने में इन दो ports का बहुत ज़्यादा काम था. Throughout the 18th century, there were little criticism of slavery in France. लेकिन बच्चों ये बात समझी जाती थी कि स्लेवरी अच्छी नहीं है, क्योंकि लोगों का खरीद, बेटा सामान को खरीदते बेचते हैं, इंसानों को खरीद बेच रहे हैं ये लोग. सो द नेशनल असेंबली हैड लॉन्ग डिबेट्स हुई कि भैया राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज. लेकिन ये चीज़ बड़े बड़े बिजनेसमैन की डर से नहीं पास किया जाता था. It was finally the convention which in 1794 legislated कि भैया सारे slaves को free कर दिया जाए. This however turned out to be a short term measure, क्योंकि 10 साल बाद एंट्री जब हुई नेपोलियन बोनापार्टे जी की. बेटा जी 1794 में रेन ऑफ टेरर एंड हुआ, ठीक है. उसके बाद 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे नाम का एक मिलिट्री डिक्टेटर आया. उसने देखा कि ना तो यार राजा है, ना ही यहाँ पे कोई लीडर है, और ये बन गया वहाँ का मिलिट्री डिक्टेटर. डिक्टेटर और मोनार्क में फर्क है. मोनार्क मतलब राजा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जा रहा है, डिक्टेटर जो खुद बनता है, कहीं से भी उठ के आ जाता है. So, plantation owners understood their freedom as including the right of enslaved African Negroes. Negroes कौन होते थे बेटा? ये अफ्रीका के थोड़े से इंफीरियर लोग होते थे, थोड़े से गरीब लोग होते थे जो पैसों के लिए बिकते थे, बेचे जाते थे. और फाइनली 1848 में स्लेव ट्रेड को अबॉलिश किया गया था. ठीक है. नाउ द रेवोल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ. कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वियर. अब ये ना कंक्लूजन टाइप का है. देखिए बच्चों, ये रेवोल्यूशन से क्या लोगों के कपड़े बदले, क्या लोगों की बोली बदली, क्या लोगों का रिलीजन बदल गया? नहीं. द ईयर्स फॉलोइंग 1789 में बहुत सारे चेंजेस आए, जहाँ पे आपने देखा औरतें, बच्चे, लोगों के लिए लिबर्टी, इक्वालिटी, सेंसरशिप हटाया गया. सेंसरशिप एक ऐसा एक्ट होता है जिसमें आप किसी के भी बिना परमिशन के कुछ भी छाप नहीं सकते. ये अक्सर मोनार्क्स किया करते थे ताकि उनके बारे में लोगों को उनकी असलियत पता ना चले. तो ये अबॉलिश कर दिया गया. अब आप किसी के बारे में भी छाप सकते हो, लेकिन नेपोलियन जी ने ये रीइंट्रोड्यूस किया था. सो रिटन मटेरियल, कल्चरल एक्टिविटीज़, बुक्स छापी गई, उनके बारे में लिखा गया. राइट्स एंड जो राइट्स थे वो लोगों को बताए गए. न्यूज़पेपर, पैम्फलेट, ये सब कंट्री साइड में छापे गए और एक्सप्रेस किया गया अपना व्यू. एजुकेटेड लोगों ने लिखा उसके अंदर. और फिर आते हैं नेपोलियन जी. देखो बच्चों, जहाँ पे ये चैप्टर एंड हो रहा है वहाँ पे क्लास 10th का पहला चैप्टर शुरू होता है नेपोलियन जी का. 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे जी आए और उन्होंने अपने आप को फ्रांस का राजा घोषित कर लिया. उन्होंने नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज जो हारे थे ना फ्रांस, उनको जीतने का वादा किया. और उस टाइम पे जो वहाँ के लोग थे वो बेचारे, उनको जेन्युइनली कोई लीडर की नीड थी तो वो मान भी गए. उन्होंने उनको वेलकम ही किया. ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज, जैसे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेंगे, सभी के लिए सेम वेट्स एंड मेजरमेंट्स का कंसेप्ट लेके आए. केजीज विल बी केजीज एट एवरीबडी. साथ ही साथ इन्होंने लिबर्टी दिया, फ्रीडम दिया पीपल को, प्रिविलेजेस हटा दिए. लेकिन वो बैटल ऑफ वाटरलू में हार गए 1815 में और मारे गए. उनकी बहुत सारे मेजर्स आगे कैरी फॉरवर्ड किए गए. देखो बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और क्लास 10th का ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए क्लास 9th में ये क्वेश्चन नहीं आता. लेकिन पिछली बार एक सचदेवा नाम के स्कूल ने दे दिया था, इसलिए मैं आपको ये डीपली पढ़ा रही हूँ.
आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और ये जगह जगह फैले, और बल्कि हमारे देश के टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय जी ने भी इस चीज़ को हमारे भारत देश में इम्पोज किया। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन इकलौता ऐसा रेवोल्यूशन है जो वर्ल्ड वाइड इतना फेमस हुआ कि उसकी जो कुछ कुछ खूबियाँ थी वो अलग अलग देशों ने अपने पास संभाल के संजो के रखी। एंड दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। कैसा लगा चैप्टर, पहले तो ये बता दो यार। देखो मैंने देखा जाए तो आई थिंक 1 घंटा कुछ मिनट हुए हैं एंड मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है। मुझे लग रहा था मेरे को 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। कमाल कर दी यार रीमा, वेल डन। और मैंने एक एक चीज़ पढ़ाई है, एक एक लाइन पढ़ाई है, एक एक पिक्चर तुमको बताई है। तो यार बस इससे ज़्यादा जल्दी मैं नहीं पढ़ा सकती हूँ और ना कोई समझा सकता है। चलिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं सिर्फ क्वेश्चंस दे के नहीं छोड़ती हूँ, आंसर्स भी साथ लाई हूँ। जैसे कि सर्कमस्टांसेस बताने, रेवोल्यूशन क्यों हुआ। तो फ्रांस में रेवोल्यूशन क्यों हुआ आपको नहीं पता? फ्रांस में रेवोल्यूशन क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे ट्रेजर एम्प्टी हो गया था, लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, प्रिविलेजेस दिए जा रहे थे, तभी लोगों ने बगावत की सोची। कौन से ग्रुप्स थे जिनको बेनिफिट मिला हुआ था? तो क्लर्जीज एंड नॉबिलिटीज थे भैया, इन सेक्शंस को बेनिफिट मिले हुए थे। बताइए फ्रेंच रेवोल्यूशन को लोगों में कैसा समझा। एक एक चीज यार यहाँ पे मैंने तुमको बताई है, ये देखो। आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 4, कौन कौन से राइट्स प्रोवाइड किए गए थे। आंसर नंबर 5, विमेन के बारे में, नेपोलियन जी के बारे में। ये सारे क्वेश्चन तुमको एक्सप्लेन किए गए हैं भैया, ये कर लेना। बीच बीच में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं वो भी कर लेना प्लीज। और आप जल्दी जल्दी एक काम करते चलो, और काम ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर देते चलो फटाफट। सोसाइटी ऑफ स्टेट्स वाज पार्ट ऑफ द, मैं बीच में कुछ क्वेश्चन खुद कराऊंगी, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगी, बता दूंगी कौन सा होमवर्क में है। सोसाइटी जो थी वो कौन सी की पार्ट थी? फीडियल सिस्टम, रौतवारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, या न्यू रेवेन्यू सिस्टम? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4 एंड टिक टिक 5। सो द आंसर इज फीडियल सिस्टम। मैंने बताया था टैक्सेस जो पेजेंट्स पे लगाए जाते हैं ये वो वाले सिस्टम पे बेस्ड थी। नेक्स्ट, विच स्टेट इंजॉय प्रिविलेजेस बाय बर्थ? बाय बर्थ किस किस को प्रिविलेजेस मिलते थे? क्लर्जी, नॉबिलिटी, थर्ड स्टेट, क्लर्जी एंड नॉबिलिटी। बाय बर्थ किस किस को मिलते थे? सो द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। नेम द डायरेक्ट टैक्स लीव्ड ऑन द थर्ड स्टेट। डायरेक्ट टैक्स बताना है कौन सा है, तिथे, टेली, कस्टम ड्यूटी या लिवरे? बताओ भाई। So this was the direct and indirect tax that was imposed. Study the picture. ये पिक्चर देख लो भैया, ये किसकी पिक्चर है बच्चों? ये किसकी पिक्चर है? तो ये है राजा नेपोलियन बोनापार्टे जी की पिक्चर। अच्छा, असर्शन रीजन आ गया, ठीक है जी। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वॉज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। तो बात तो सही है। देखो असर्शन रीजन के क्वेश्चन कैसे करते हैं, पहले असर्शन को देखो, बताओ ट्रू है या फॉल्स है, फिर रीजन को देखो, बताओ ट्रू है या फॉल्स है। तो अभी हमने देखा कि ये बात तो ट्रू है। द नेशनल असेंबली पास्ड अ लॉ दैट गेव राइट्स टू ऑल द फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन कॉलोनीज। तो ये सही है कि नहीं है? सबको राइट्स मिल गए थे, हाँ जी मिल गए थे। लेकिन क्या ये दोनों आपस में कुछ रिलेटेड है? नहीं। तो बोथ एन आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 18th सेंचुरी में फ्रांस कितने भागों में बटी हुई थी? कास्ट में, 4 स्टेट्स में, 3 स्टेट्स में, या 2 स्टेट्स में? जल्दी। तो बच्चों 3 स्टेट्स में, क्लर्जी, नॉबिलिटी एंड कॉमन पीपल, थर्ड स्टेट। सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम, इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज वाज एडवोकेटेड बाय, किसने ये कंसेप्ट दिया था कि सोसाइटी बेस्ड हो, फ्रीडम पे, इक्वल लॉज पे, अपॉर्चुनिटीज पे? ये किसने कहा था बच्चों? मिडिल क्लास एंड पीपल ऑफ द थर्ड स्टेट, क्लर्जी एंड नॉबिलिटी, फिलोसोफर जैसे कि जॉन लॉके एंड रोशे, इंग्लिश मैन जैसे कि जॉर्ज डैंटन, अर्थर यंग। ये किसके द्वारा थी?
तो ऑफ कोर्स ये फिलोसफीज थी और थी फिलोसफर्स के द्वारा. Which of the following refuted the doctrine of divine and absolute right of monarch? मैंने कहा था 1 मार्कर, मैंने कहा था तुमको मैंने बोला था. अब बता दो आंसर, अगर नहीं बताना तो मुक्का आएगा, यही कैमरे से घुस के मारूंगी. तो सबसे पहले फिलोसोफर जॉन लॉके ने ये फिलोसफीज दी थी. नेक्स्ट इज फ्रांस के राजा कौन थे? अरे बाबा रे, इतना आसान सवाल. आपको पता है जब मैंने ये ऑफलाइन में टेस्ट लिया था ना, तो 40% बच्चों ने गलत कर दिया था. बताती हूँ क्यों. क्योंकि आंसर है लुई द 16 और बच्चों ने कर दिया लुई द 14 पे. वो 16 और 14 भूल गए या रोमन नंबर भूल गए. तो भैया ये गलती मत करना, क्योंकि एमसीक्यू में अक्सर ये छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं. Which of the following was a factor that the rise of Napoleon? नेपोलियन का राइज कैसे हुआ? जैकोबिन गवर्नमेंट के फॉल होने से, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से, और रॉबेस्पियर के रेन ऑफ टेरर से. तो बच्चों अभी हमने लास्ट में ही पढ़ा कि नेपोलियन जी आए जब वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी. फ्रांस द वॉलंटियर्स फ्रॉम मार्सली सैंग द. अच्छा किसने लिखा था भैया? वही है ना ये. हु कंपोज दिस सॉन्ग? यस, मार्सली सॉन्ग किसने कंपोज किया था? मैंने बताया था, इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लो यार, रॉजेट जी ने. रॉजेट. नेक्स्ट, व्हाट डिड द रेड कैप वोन बॉय द सैंस किलोट्स इन फ्रांस सिंबलाइज? वो लाल कलर की टोपी, लाल कलर की टोपी क्या दिखाती है? ऐसे टोपी नहीं, घंटी लग रही है ना, टंग टंग टंग. लिबर्टी, लिबर्टी दिखाती है. द वर्ड गुलेटिन ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन एरा रेफर्स टू. गुलेटिन क्या होता है यार? गुलेटिन क्या था? ये लोगों को अवॉर्ड करने के लिए था, टैक्स करने के लिए था, थ्रेट करने के लिए था, या बिहेड करने के लिए था? बिहेड मतलब मुंडी काटने के लिए. तो भैया ये तो मुंडी काटने के लिए था, याद है, अभी पढ़ा है यार. अच्छा जी, किसने बोला कि पावर को डिवाइड कर दो विद इन द गवर्नमेंट? द स्पिरिट ऑफ लॉज किताब लिखी थी जिसने, मॉन्टेस्क्वे जी ने. बिल्कुल ठीक है. नाउ फ्रांस ऑन 21 सितंबर 1792 में क्या घोषित किया? 1792 बोले तो कन्वेंशन, तो घोषित कर दी थी रिपब्लिक फिर. ओके जी. विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबलाइज एटर्निटी? एटर्निटी क्या दिखाती है? एटर्निटी कभी एंड ना होने वाली चीज क्या दिखाती है? यस, स्नेक बाइटिंग इट्स ओन टेल. ऐसे गोल सा सर्कल बन गया था ना, वही. नेक्स्ट, which of the following was the main objective of the constitution of 1791? मैंने हाईलाइट किया था ये पॉइंट कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 was to limit the powers of monarch. अब बेटा जी अगले 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, लेकिन आपको जो पीपीटी मिलेगी उसके अंदर टिक हुए होंगे आंसर, ठीक है, ताकि आप लोगों को कुछ तो कमेंट्स में दिखने के लिए मैं दूं. 18 क्वेश्चन, ब्रोकन चेन क्या दिखाती है? वो टूटी हुई जो चेन थी वो क्या दिखाती है? To free slaves, strength lies in unity, royal power, या act of becoming free? आंसर कमेंट्स में देना है. नेक्स्ट, where did the third state form and announce the national assembly? कहाँ पे नेशनल असेंबली बनाई गई थी? इंडोर टेनिस कोर्ट, हॉल ऑफ मिरर्स, फिरोज शाह ग्राउंड, या विंटर पैलेस? स्टेट जर्नल वॉज लास्ट कन्वेंड इन. बेटा जी जो स्टेट जर्नल की मीटिंग होती है, मैंने बताया था आपको कि कब हुई थी लास्ट, आपको ये बतानी है. मैंने बताया था 150 साल पहले हुई थी, लेकिन वो ईयर कौन सा था आपको ये बताना है. ठीक है बच्चों. And that's all for the French Revolution chapter. I'm very happy and I'm very proud of myself right now, क्योंकि मैंने एक गो में ये चैप्टर रिकॉर्ड किया, बिल्कुल अभी शुरू किया और अभी ख़त्म किया. एंड इट्स ऑल बिकॉज एंड दिस एनर्जी इज ऑल बिलोंग्स टू यू. आप लोगों की एनर्जी मुझ में दिखती है हमेशा, एंड आई ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लेन द बेस्ट आई कैन. कुछ समझ ना आया हो, कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ी मेरी तरफ से. लेकिन येस, आपको लेक्चर कैसा लगा वो कमेंट्स में बताना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सेशन को लाइक कर देना अगर नहीं किया, और सारे क्वेश्चन के आंसर्स कर लेना. मैंने बीच बीच पे सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखवा दिए हैं, वही सारे बनते हैं. एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस तक दे दिए हैं, साथ में आपको 20 एमसीक्यूज भी इसके प्रैक्टिस करवा दिए हैं. तो ये वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन का. ये अगर आप ढंग से देख चुके हो तो आपके लिए ये इनफ है.
इनफ। इसको सेव करके रख लो, एग्जाम से पहले भी इसको 2x पे करके देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वन शॉट आपको किसका चाहिए ये भी मुझे कमेंट्स में बता देना, वही आपके सामने हाजिर हो जाएगी आपकी रीमा मैम लेके। एंड यस, कोई डाउट हो तो यू कैन इंस्टाग्राम कर सकते हो आप मुझे, रीमा आशु घई इज माई आईडी। और टेलीग्राम पे आपको पीपीटी मिल जाएगी, और ऐप पे साइंस एंड फन की ऐप पे भी मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।